ठीक है। फिर अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये स्वतंत्रता के अधिकार में अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22। ठीक, आर्टिकल 22 स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 22। ठीक, इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब कि गिरफ्तारी की, किसी को गिरफ्तार किया गया है या उनको निरुद्ध किया गया है, तो उनको संरक्षण किन दशाओं में प्रदान किया जाएगा, वही बातें यहां पर स्पष्ट की गई है। ठीक है, तो पहली जो दशा है वो है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र कारण बताना होगा, अन्यथा अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब यहां पर बात यह है कि जैसे पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, ठीक है, तो गिरफ्तारी का कारण उसे यथाशीघ्र बताना अनिवार्य है। उसको कारण बताए कि वो क्यों गिरफ्तार किया। ठीक है, मतलब कि बिना कारण उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात तो निवारक निरोध में ये अलग है कि अपराध की प्रत्याशा में गिरफ्तार किया जा सकता है, कि पुलिस को या प्रशासन को ये विश्वास हो जाता है कि फला व्यक्ति अपराध कर सकता है या फला संगठन अपराध कर सकता है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, वो अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर जिस गिरफ्तारी की हम बात कर रहे हैं वो सामान्य स्थितियों में है, वहां पर बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिना कारण किसी को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा तथा अगली बात क्या है, ये जो गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होगा, क्या अधिकार होगा? गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होगा कि वो अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श कर सके। हाँ, अपनी रुचि के विधि व्यवसायी मतलब वकील, ठीक है, विधि व्यवसायी से परामर्श कर सके और प्रतिरक्षा के अधिकार से मतलब कि परामर्श करेगा और उसका विधि व्यवसायी अपने क्लाइंट के या अपने जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसके प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात वो विधि व्यवसायी अपना पक्ष रखेगा कि उसमें वो बताएगा कि भाई इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है, इनको अवसर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इन सारी स्थितियों में अपना वो पक्ष रखेगा और पुलिस जो है उस हिसाब से अपना जो निर्णय लेना होगा लेगा या उसका जो जवाब देना होगा जवाब देगा। ठीक है, तो बात स्पष्ट हो गई कि उसको कारण बताना होगा। संक्षेप में जान लीजिए, पहला कारण बताना होगा किसको? गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का, ये बात हुई। दूसरी बात क्या हो गई कि
ये गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होगा कि वह अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श कर सके, रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श कर सके, ठीक है, परामर्श कर सके और अपने बचाव में, अपनी प्रतिरक्षा में, ठीक, अपनी प्रतिरक्षा में अपने तर्क प्रस्तुत करा सके, ठीक है, अपनी प्रतिरक्षा का प्रयास कर सके, ठीक है, कर सके, किसके मतलब विधि व्यवसायी के माध्यम से या विधि व्यवसायी के परामर्श के माध्यम से वो अपनी प्रतिरक्षा का प्रयास कर सके, ठीक है, ये उसका अधिकार होगा, ठीक। वास्तव में इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को अकारण या पर्याप्त कारण न होने पर उसको गिरफ्तार न किया जाए, ठीक, और उसको अपनी गलती को भी पता हो जो गिरफ्तार व्यक्ति है, और पुलिस को भी ये स्पष्ट हो जाए कि इसको गिरफ्तार किया जाना उचित है या उचित नहीं है, ठीक है, ये बात है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, अनुच्छेद 19 to 22, इसमें हम आर्टिकल 22 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में जो बात स्पष्ट की गई है उसके अनुसार कि गिरफ्तारी और निरुद्ध किए जाने की स्थिति में जो संरक्षण है वो किस प्रकार का संरक्षण है, कैसा संरक्षण है, उसी बात को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और दूसरी बात अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा। कहने का मतलब यह है कि जो विधि व्यवसायी होगा अर्थात वकील, वो गिरफ्तार व्यक्ति परामर्श भी करेगा और प्रतिरक्षा का अधिकार भी उसका होगा, अर्थात वो वकील के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा, अपना पक्ष ये अधिकारी के सामने भी रखेगा जो उसको गिरफ्तार कर रहा है, या सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष भी वो अपनी बात को प्रस्तुत करवाएगा, ठीक है। जैसे ये सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा, स्टे वगैरह ले सकता है, कुछ भी, मतलब अपनी बातें जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए का अधिकार होगा विधि व्यवसायी के माध्यम से किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का, ठीक है, क्योंकि वो गिरफ्तार हो गया तो विधि व्यवसायी के परामर्श से ही या उसके माध्यम से ही वो प्रस्तुत करवा सकता है, ठीक है। अगली बात यह है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। साधारण भाषा में देख सुनिए, जैसे दरोगा जी गिरफ्तार कर लिए किसी को, तो उसको 24 घंटे के अंदर कहां प्रस्तुत करेंगे? अपने जिला मजिस्ट्रेट के, अपने जिला में मजिस्ट्रेट के समक्ष, मतलब निकटतम मजिस्ट्रेट से मतलब यही हुआ कि सामान्यतः जिला स्तर पर ही मजिस्ट्रेट होते हैं ना, तो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रस्तुत करना होगा। कितने घंटे में? 24 घंटे के अंदर, ठीक। लेकिन ये ध्यान रहे कि इस 24 घंटे में यात्रा का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा, यात्रा का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब यात्रा का टाइम काट करके जो समय होगा उसको 24 घंटे के अंदर, ठीक। तो ये बात यहां पर भी। दूसरी बात यह है कि ये तो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा, और इस 24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से, बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के किसी को निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, किसी को निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता, ठीक है, रखा जा सकता। अब प्रश्न यह उठ रहा है
कि ये सुविधा क्या सभी को प्राप्त है? ये सुविधा सभी को प्राप्त है कि किसी को नहीं रखा जाएगा? तो दो स्थितियां हैं, जिन स्थितियों में, दो तीन स्थितियां हैं जिन स्थितियों में ये बातें लागू नहीं होंगी कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट में सामने प्रस्तुत करना है, वित्त व्यवसायी को परामर्श करने का अधिकार है, उसको वित्त व्यवसायी से पक्ष रखवाने का अधिकार है। ये सारी बातें जो हैं प्रत्येक स्थिति में लागू नहीं है। इसके लिए कुछ विशेष स्थितियां हैं जहां पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो आपको इसी अनुच्छेद के खंड 3 में, इसी अनुच्छेद के खंड 3 में उन स्थितियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। वो स्थितियां क्या हैं? पहला, तत्समय शत्रु अन्य देशीय। क्या? तत्समय शत्रु या अन्य देशीय। शत्रु अन्य देशीय या नहीं, शत्रु अन्य देशीय। कोई व्यक्ति मान लीजिए दूसरे देश का है, पहली बात तो दूसरे देश का है और वो भी शत्रु देश का है, शत्रु देश का है। उस समय मतलब उस समय का जो भारत का शत्रु देश है उस देश का है, तो उस व्यक्ति को ये सुविधाएं नहीं मिलनी है जिसको आपके आर्टिकल 22 के खंड 1 और 2 में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार उनको तुरंत नहीं मिलेंगे। पहली बात, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि ऐसा व्यक्ति जो निवारक निरोध के कानूनों के अंतर्गत क्या है? निरुद्ध है। मतलब निवारक निरोध के अंतर्गत, हाँ, अंतर्गत निरुद्ध है, निरुद्ध है। ऐसे व्यक्ति पर भी ये व्यवस्था, ये आपका आर्टिकल के जो 22 है उसके खंड 1-2 में जो बातें कही गई हैं ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो लागू नहीं होती तो स्थितियां क्या होंगी वहां पर, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध मतलब निवारक निरोध का मतलब क्या है? शक है। जैसे निवारक प्रिवेंटिव, निवारक मतलब प्रिवेंटिव डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये है कि जैसे किसी को अपराध की प्रत्याशा में गिरफ्तार किया जाए, अपराध की प्रत्याशा में, है ना, इसके लिए अलग कानून होते हैं, ऐसा नहीं कि वैसे ही। ठीक, जैसे समय समय पर इससे संबंधित तमाम कानून आए, जैसे है कौन कौन से हैं? कोटा है, मकोका है, टांडा है, मीसा है और कौन से, ये तमाम कानून आए हैं विभिन्न समय पर। ठीक है, आप पहले समझ लीजिए प्रिवेंटिव डिटेक्शन से, डिटेंशन किसे कहते हैं? अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना, गिरफ्तार करना। ठीक है, निवारक निरोध किसे कहते हैं पहले जान जाइए। निवारक निरोध, निवारक निरोध। ठीक, निवारक निरोध मतलब अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना, गिरफ्तार करना। ठीक है, मतलब प्रत्याशा में अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना, है ना, गिरफ्तार करना, रोकना, है ना,
ऐसे मान लीजिए कि किसी के पास AK-47 पाई गई जो कि प्रतिबंधित हथियार है ना, तो ये माना जा सकता है ना कि ये AK-47 रखा है और खतरा करेगा। तो इन आधारों पर इसके लिए संबंधित कानून भी होते हैं और समय समय पर कानून बने और रद्द भी किए गए। तो उन्हीं कानूनों के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा उनके ऊपर ये खंड 1-2 में जो बातें कही गई हैं लागू नहीं होती हैं। ठीक है। और निवारक निरोध का मूल उद्देश्य क्या होता है कि अगर घटना हो जाने के बाद किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो एक तो पोस्टमार्टम जैसी कार्रवाई हुई है ना, तो हम यहां पर मतलब कि ये अपराध हो चुका है तब करने से कोई लाभ तो है नहीं। हम यहाँ पर अपराध करने से पहले ही कुछ कार्रवाई कर सकते हैं तो उसी को निवारक निरोध कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना, अपराध रोकना। ठीक, उद्देश्य क्या होता है? कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना, अपराध रोकना। ठीक है, कानून को क्षति से बचाना और अपराध रोकना। दूसरी बात क्या है? दंडात्मक निरोध क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखना। दंडात्मक निरोध क्या होता है? हाँ, दंडात्मक निरोध। इसका सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, मान लीजिए किसी की हत्या कर दिया तो उसको आजीवन कारावास हो गया, तो वो उसको जेल में रखा जाता है, निरुद्ध किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध हो जाने पर कारावास में रखा जाना। किसी व्यक्ति को अपराध करने, किसी व्यक्ति को अपराध करने और सिद्ध हो जाने पर कारावास में रखा जाना। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता होगा? इसमें तो वही व्यक्ति जाएंगे ना, मान लीजिए हत्या कर दिए, अब मुकदमा चला, मुकदमा चलने के बाद सिद्ध हुआ, सिद्ध होने के बाद तब उनको जेल में रखा जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि समाज के अन्य लोग इससे उदाहरण लें और ये अन्य लोग देख करके ऐसी गलतियां न करें। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करना अपराध के विरुद्ध। ठीक, ये अपराध के विरुद्ध उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोग ऐसी गलतियां न करें। तो हमने यहां पर क्या देखा? अभी तो हमने केवल जाना दंडात्मक निरोध क्या है, तो हमें यह देखना है कि निवारक निरोध में जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उनको कुछ दशाओं में छूट मिली है। ठीक, 1-2 के तहत 1-2 के विधियां उन पर लागू नहीं होती है। पहला शत्रु देश का नागरिक व्यक्ति होता है और दूसरा जो निवारक निरोध में निरुद्ध है। ठीक, अब ये देखना है कि कितना इसकी सीमाएं क्या है, निवारक निरोध की सीमाएं क्या है। निवारक निरोध की सीमाएं क्या है? कितने दिन तक निरुद्ध रखा जा सकता है? कितने दिन तक? हाँ, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। जैसा कि हमने बताया कि जो निवारक निरोध की विधियां होती हैं वो अलग होती हैं। निवारक निरोध की वो समय समय पर अपराधों को रोकने के लिए वो बनाई जाती रही हैं। जैसे भी टांडा पोटा उसका उदाहरण आप ले सकते हैं, मकोका, मीसा, ये सब उसी के उदाहरण है। तो हम अब उस विधि के धारा पे नहीं जाते हैं, हम आगे देखते हैं। तो निवारक निरोध उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं कि
खंड 1-2 में कही गई बातों की। इसमें है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि, कहने का मतलब ये कि निवारक निरोध विधि के तहत भी, क्या निवारक निरोध विधि के तहत भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसको कितने माह तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है, जिनके ऊपर उपरोक्त दोनों शर्तें, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त या विधि व्यवसायी से परामर्श की शर्त लागू नहीं होती हैं 3 माह तक। लेकिन अब 3 माह से ज्यादा निरुद्ध करना हुआ तो क्या करेंगे? 3 माह से ज्यादा तभी निरुद्ध किया जा सकता है, तभी निरुद्ध किया जा सकता है, जबकि एक सलाहकार बोर्ड से वो सलाह ले। अब सलाहकार बोर्ड क्या है? मतलब कि जब कोई निवारक निरोध की विधि बनती है तो सलाहकार बोर्ड का भी गठन होता है, क्योंकि बिना सलाहकार बोर्ड के सलाह के 3 माह से ज्यादा किसी की गिरफ्तारी बढ़ाई नहीं जा सकती। वो सलाहकार बोर्ड कैसे बनता है? वो सलाहकार बोर्ड बनता है, उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसमें सदस्य होते हैं। सलाहकार बोर्ड में, सलाहकार बोर्ड में कौन कौन सदस्य होते हैं? मतलब कि ऐसी सलाहकार बोर्ड होना चाहिए तभी 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाएगा उनकी सलाह से। उसमें कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पहले कौन हो गए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या न्यायाधीश रहे हो, मतलब या रिटायर न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, मतलब या तो उनकी इतनी योग्यता है कि वो न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता धारित करते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या ऐसी योग्यता रखते हैं, ठीक है। ये मतलब कि उसमें जो उस सलाहकार बोर्ड में जो सदस्य हो गए उनकी योग्यता की बात हो रही है। मिलकर बने सलाहकार बोर्ड से 3 मास की उक्त अवधि से की समाप्ति होने से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया जाता कि उनकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। कहने का मतलब ये कि ये जो न्यायाधीश हैं, इनसे जो बन करके जो सलाहकार बोर्ड बनेगा, सलाहकार बोर्ड बनेगा, अगर ये सलाहकार बोर्ड ये सलाह देता है, क्या देता है? सलाह देता है कि उक्त व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है, ठीक है, पर्याप्त कारण है। मतलब साधारण अर्थों में ये जान जाइए कि 3 माह से ज्यादा अगर निरुद्ध रखना हुआ किसी व्यक्ति को, भले ही वो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत निरुद्ध है, उसको तभी रखा जा सकता है जबकि एक सलाहकार बोर्ड ऐसी सलाह दे कि पर्याप्त कारण है 3 माह से अधिक निरुद्ध रखने का, और वो सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा या ऐसी योग्यता धारित करने वालों से बना होगा, ठीक, ऐसी योग्यता धारित करने वालों से बना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे इसमें क्या बात है? कुछ और करते हैं।
जैसे कि हमने देखा कि इसमें इस विधियों के अंतर्गत टांडा, मीसा, पोटा, मकोका आदि सब आते हैं, है ना। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि 3 माह से घटाकर 2 महीने कर दी गई। यह भी ध्यान देना है यहां पर। अभी तक आपने ये देखा कि विधि में क्या लिखा है कि 3 माह तक गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक। निवारक निरोध के तहत 3 माह तक, इससे अधिक गिरफ्तार करना हो तो सलाहकार बोर्ड से सलाह, ठीक है। लेकिन एक बात 44वें संशोधन में एक संशोधन कर दिया गया, किसमें? 44वें में, कि ये 3 माह नहीं है, ये 2 माह है। अर्थात 2 माह तक निरुद्ध रखा जाएगा, बिना सलाहकार बोर्ड के सलाह के, ठीक है। और निवारक निरोध कानून, कुछ कानूनों के नाम क्या हैं? निवारक निरोध की विधियां, कुछ विधियां कौन सी हैं? जैसे हमने कहा था पोटा, टांडा, मीसा, मकोका, ये महाराष्ट्र की विधि है मकोका, ठीक है। इसमें ज्यादातर अब निरस्त हो चुकी है, मकोका संभवतः अभी है, ठीक। तो ये हुआ आपका आर्टिकल 22, है ना, आर्टिकल 22।